हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी व जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली चैप्टर फिफ्थ है, प्राइमरी एक्टिविटीज से संबंधित। हमारी ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसका चैप्टर फिफ्थ है, प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में आखेट और भोजन संग्रहण के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में पशु चारण से संबंधित डिस्कस किया था। तो ये हमने वर्ल्ड पैटर्न देखा था कि कौन से रीजन में किस टाइप का भोजन संग्रहण और आखेट की पद्धतियां हैं, और कौन से क्षेत्र में पशु चारण की किस टाइप की एक्टिविटीज होती है। उसके बाद में आज हम बेसिकली एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे, और इसमें जो वर्ल्ड पैटर्न है एग्रीकल्चरल सिस्टम का उसको डिस्कस करेंगे कि विश्व के विभिन्न भागों में किस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है, एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती है। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोए जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित है। अब यहाँ पे दो बातें बोली है, जिसमें पहला बोला है कि विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती है। अब विभिन्न कृषि प्रणालियां किस आधार पर, कोई भी एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो किस आधार पर डिसाइड होता है, वो होता है भौतिक, किसी भी रीजन की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ का जो नेचर है उसको। उसके बाद में सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं, जो सोशल सिस्टम है किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया पे, और उस ज्योग्राफिकल एरिया पे किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे जंगल है, फॉरेस्ट रीजन है, वहाँ पर आदिवासी समूह रहते हैं, तो वो उनके जीवन निर्वाह की पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर करते हैं, वो उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितना उनको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे हम सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे जो जो भौतिक दशाएं हैं वो फॉरेस्ट टाइप की है। ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चरल सुटेबल एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड नहीं है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, जितनी उनको ज़रूरत होती है उतना ही प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे हमें वाणिज्यिक प्रकार की कृषि देखने को मिलती है, और जो फूड क्रॉप्स है उनका भी हमें एडिशनल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये हमें भौतिक दशाओं पे डिसाइड करता है कि किस प्रकार की एग्रीकल्चर होती है। तो जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है, कृषि प्रणालियां हैं, उसको भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं डिसाइड करती है। और इसी प्रकार कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना और पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित है। ठीक है। अब इसमें पहला है, नेक्स्ट बोल रहा है निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि क्या है, इसके बारे में बोल रहा है कि इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब निर्वाह का मतलब है कि जितनी जरूरत हो उतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। ठीक है। जितना प्रोडक्शन हुआ उतने का उपयोग कर लिया, यूज कर लिया है। इसमें दो प्रकार है, जो निर्वाण कृषि है वो दो प्रकार की है। पहली है आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां जाति के आदिम जाति के लोग ये कृषि करते हैं। अब स्थानांतरित कृषि बोल दो या स्लैश एंड बर्न कृषि बोल दो, जहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होता है। फॉर एग्जांपल ये आदिवासी लोगों का एरिया है, यहाँ पर इस ज्योग्राफिकल लैंड पर आदिवासी लोग रहते हैं। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ सुटेबल जो लैंड होती है प्रोडक्शन के लिए, वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम इस वाले रीजन में एग्रीकल्चर करेंगे, हमारा प्रोडक्शन जो एरिया है, दायरा है, वो ये रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में वो क्या करते हैं, प्रथम वर्ष में क्या करते हैं कि इस वाले रीजन के जो फॉरेस्ट कवर है उसको हटाते हैं, और इसको एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे 2-3 साल खेती करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी डाउन होती जाती है, तो वो नेक्स्ट जो बेंच होता है लैंड का, वहाँ पे वो फॉरेस्ट कवर को हटाते हैं, और यहाँ पे 2-3 साल या 1-2 साल खेती करते हैं। जैसे ही यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी डाउन होती है तो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ऐसे ये रोटेशन चलता रहता है इनका। तो जैसे ही ये एंड पे पहुंचेंगे, लास्ट साइकिल पे पहुंचेंगे, तब इनको 10-12 साल या 15 साल हो जाएंगे जहाँ पे उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया था। तो ये एक रोटेशन चलता रहता है।
ठीक है। तो इस वाले रीजन में ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसको हम आदिकालीन निर्वाह कृषि बोलते हैं, जहाँ पे स्थानांतरणशील कृषि कार्य होता है, और ये बेसिकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी एशिया सम्मिलित है। ठीक। अब जो मैप है 5.7, 5.7 ये रहा आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब आदिकालीन निर्वाह कृषि ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के जो उत्तर में इस वाले पोर्शन में कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो रीजन है वहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का रीजन है, उसके बाद में अफ्रीका का सेंट्रल पोर्शन है, और दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी, और जो सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है, जो द्वीपीय देश है, और सेंट्रल जो कंट्रीज है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच वाली, इस वाला रीजन। ठीक है। तो ये पनामा और मैक्सिको के बीच वाला रीजन है, तो यहाँ पर ये आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है। उसके बाद में इस क्षेत्र की वनस्पति को जला दिया जाता है, और जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। अब जब फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष में यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है उसको हटाएंगे, तो यहाँ पे जो राख होगी, जो पेड़ पौधे और जो वनस्पति जलेगी, तो उसको यहाँ पे फर्टिलिटी के तौर पर यूज लिया जाता है। यहाँ पर कोई रासायन और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है, डीएपी यूरिया वगैरह इस टाइप का यहाँ पे सब्सटेंसेस का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद में इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। ठीक है। एक तो स्थानांतरणशील कृषि या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी इसको बोलते हैं। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़े द्वारा की जाती है। मतलब टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ही यूज नहीं होता है यहाँ पे। कुछ समय पश्चात 3 से 5 वर्ष जब मिट्टी की उपजाऊपन समाप्त हो जाती है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ प्रीवियस डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस वाले रीजन में हम एग्रीकल्चर करेंगे, और ये साइकिल चलता रहता है इनका। ठीक है। तो ये है इनका प्रोसेस। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जाती है, जिसे जूम का चक्र, आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे जूमिंग, अब यहाँ पे ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती क्या है, स्थानांतरणशील कृषि होती क्या है, ये हमने समझ लिया है। लेकिन अब जो इसका रीजनल लेवल पर अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, तो पहला है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से जूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में से मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में से लादांग कहा जाता है। अब ये 3-4 नाम आपको याद रखने हैं, जूमिंग, मिल्फा और लादांग। ठीक है। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब ये 3 नाम तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एक बात बोल के इसने इस बात को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है कि आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो हमें ऐसे 10-15 नाम है, उनको हमें डिटेल से देखना है। तो जो कल वाला सेशन होगा उसमें मैं ये सारे जो जो जूम कृषि के नाम है वो सारे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो 3 तो ये हो गए आपको। और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट में इसको अलग बोलते हैं, और अरावली रीजन में इसको अलग बोलते हैं, पूर्वी घाट में इसको अलग बोलते हैं। तो फिर मध्य प्रदेश, और ये जो रीजनल लेवल पर भी इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। इसे नाम से पुकारते हैं। ठीक है। तो आपको ये 2-3 नाम याद रखने हैं, जोमिंग, मेल्फा और लादान। उसके बाद में नेक्स्ट है गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। अब हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि जो निर्वाह कृषि होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आदिकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरी हमने पढ़ा है गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि भी वापस 2 प्रकार की है। पहली है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। जिसमें पहली है चावल प्रधान। चावल प्रधान का मतलब है कि जहाँ पे चावल डोमिनेंट क्षेत्र होता है, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं का गोबर
की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। अब यहाँ पे दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कि पहली बात तो ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाले रीजन में किया जाता है, और यहाँ पे खेतों का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात है कि भूमि की गहनता का भूमि का गहन उपयोग होता है। गहन उपयोग का मतलब है कि एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो उसका पर हेक्टर देखें तो वो एरिया तो छोटा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, उसका मेन कारण क्या है कि उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है कि इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। अब प्रति इकाई उत्पादन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 हेक्टर जमीन है। ठीक है, अब 1 हेक्टर जमीन में यहाँ पे प्रोडक्शन प्रति इकाई उत्पादन अधिक ज्यादा होगा। अब 1 हेक्टर में यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 क्विंटल चावल प्रोडक्शन हुआ, हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं ऐसा। होता ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, लेकिन 1 हेक्टर लैंड है और 10 क्विंटल जो चावल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, राइस प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एक फैमिली होती है उसका जो पूरे मेंबर होते हैं वो इस चावल प्रधान गहन कृषि में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 व्यक्तियों का काम है ये। एक 1 हेक्टर लैंड में जो चावल प्रोडक्शन करना है वो 3 व्यक्ति यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार में टोटल 6 मेंबर है। ठीक है, तो 6 के 6 मेंबर इस 1 हेक्टर लैंड पे जो चावल की कृषि करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, इन टर्म ऑफ पर यूनिट। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति है, नंबर जो रेशियो है, नंबर है व्यक्तियों का, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात है कि कृषि में प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक हो रहा है, लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम हो रहा है। यदि यहाँ पे 3 कृषक होते तो इनको 3.33 क्विंटल प्रति एकड़ को मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेयर है वो लगभग घट गया है, आधा हो गया तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का मतलब ये है। नेक्स्ट है चावल रहित गहन कृषि। अब चावल रहित गहन कृषि में कौन कौन सी फसलें होती है वो देखते हैं। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा एवं अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगना प्राय संभव नहीं है। ठीक है, अब चावल की खेती कहाँ पे होती है, जहाँ पे समतल रीजन हो, डेल्टा रीजन हो, नदी का कैचमेंट एरिया हो, वहाँ पर चावल की खेती होती है। लेकिन टोपोग्राफी की वजह से फॉर एग्जांपल पठारी रीजन है और जो पहाड़ी रीजन है, इस वाले रीजन में चावल की खेती करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन कौन से रीजन है, उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार बाजरा प्रमुखता रूप से उगाया जाता है। अब जहाँ पे चावल नहीं होता वहाँ पे सोयाबीन और ये दूसरी फसलें होती हैं, ज्वार बाजरा और बेसिकली गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम, ये सारी चीजें बोई जाती है। नेक्स्ट है, इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो ही है जो चावल प्रधान कृषि की है, केवल अंतर ये है कि इसमें सिंचाई की जाती है। अब जो चावल प्रधान क्षेत्र है वहां पर सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है चावल की, वहाँ पे वो पानी को कंटिन्यूस रहती है। लेकिन यहाँ पे जो गेहूं है, सोयाबीन है, जौ है, ज्वार और बाजरा है, यहाँ पे इनको सिंचाई करनी पड़ती है, बस फर्क इतना ही है। नेक्स्ट है रोपण कृषि। अब यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र, और यहाँ पे एक मैप और रह गया है। ये तो वाणिज्यिक पशुधन पालन वाला क्षेत्र था जो हमने प्रीवियस सेशन में कर लिया। और गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, हाँ, ये जो दूसरा पोर्शन है गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, इसमें चावल आधारित प्रमुख फसलें और अन्य प्रमुख फसलें, जो ये डार्क पोर्शन है वो तो है आदर चावल प्रमुख फसलों वाला। ठीक है, चाइना, इंडिया का कोस्टल बेल्ट और जो बांग्लादेश वाला रीजन है, फिर इंडोनेशिया है, जापान और कोरिया है, और उसके बाद में अन्य प्रमुख फसलों वाला रीजन भी इसी के आसपास वाला है। और थोड़ा पोर्शन यहाँ पे जो नील नदी का डेल्टा रीजन है, ठीक है, भूमध्य रेखा से सटा हुआ पोर्शन, और उसके बाद में मंचूरिया और चाइना का अपर पोर्शन है। तो ये वाले रीजन है अन्य प्रमुख फसलों के। नेक्स्ट है रोपण कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि या स्लैश एंड बर्न या स्थानांतरणशील कृषि के बाद में नेक्स्ट है रोपण कृषि। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में उपनिवेशीकरण किया।
ठीक है। औपनिवेशीकरण क्या मतलब, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डच थे, इन्होंने क्या किया कि दूसरे भागों में जाके वहाँ पे डोमेन स्थापित किया अपना, और वहाँ पे एग्रीकल्चर करना प्रारंभ किया। तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि, जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। अब यहाँ पे एक लार्ज लैंडस्केप होता है और वहाँ पे मशीनों से एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है। तो उसके बाद में यूरोपियन उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौधे लगाए। ठीक है। ये टोटल जो रोपण कृषि है, इनके ये एग्जाम्पल है। उसके बाद में इस कृषि की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। अब रोपण रोपण कृषि का कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो इनकी ये विशेषताएं हैं कि कृषि क्षेत्र का आकार विस्तृत होता है और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोसेस है ये, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये लार्ज लैंडस्केप है, इतना बड़ा एग्रीकल्चरल एरिया है। मान लेते हैं ये 500 बीघा जमीन है। ठीक है। अब 500 बीघा जमीन में व्यक्ति हाथ से तो काम करना ही पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार, ठीक है, मशीनरी होगी, जैसे यहाँ पे इस मैप में, इमेज में देख सकते हैं आप। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। पहली बात तो लार्ज स्केल पर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर चाहिएगा, खाद चाहिएगा। और उसके बाद में जो शुरुआती इनपुट्स है, फॉर एग्जांपल सीड्स है, बीज है। और उसके बाद में कीटनाशक और जो अलग सब्सटेंसेज है, उनकी भी जरूरत रहती है। और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे मन किया वहाँ पे बीज बो दिया और आ गए। ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है इस प्रकार की एग्रीकल्चर के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। ये एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। एक फसली कृषि का मतलब है कि एक टाइम में, एक सीजन में सिर्फ एक ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया जाता है, संकेंद्रण कंसंट्रेशन किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होते हैं, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब बागान से प्रोडक्शन किया और बाजार में लाके बेच दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी विकसित है। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ के पौधे लगाए। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बागान लगाए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बागान विकसित किए गए हैं। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए हैं। इंडोनेशिया में एक समय में गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों, जिसे हम डच बोलते हैं, का एकाधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान, जिसे फेजेंडा कहा जाता है, यूरोपीय वासियों का नियंत्रण है। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो ब्राजील में कॉफी के बागान है उसको फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार एवं नागरिकों के नियंत्रण में है। अब चूंकि ये औपनिवेशीकरण का प्रोसेस है, जो औपनिवेशीकरण का आउटकम है रोपण कृषि, तो जो देश आज़ाद हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद में इसका जो जो विदेशी स्वामित्व था वो हट गया, और जो रीजनल लोग थे उन्होंने वहाँ पे अपना ये प्रोसेस कंटिन्यू रखा रोपण कृषि का। तो ये स्वामित्व देखो सरकार और नागरिकों के नियंत्रण में है। नेक्स्ट है, अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण डालों का उपयोग चाय के बागानों हेतु किया जाता है। अब हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, भारत का भौतिक पर्यावरण। उस समय हमने एक टर्म पढ़ी थी जो आपको पता होगी यदि वो सेशन देखे होंगे या एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा। तो एक जो आरपीएससी का एग्जाम होता फर्स्ट ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन भी पूछा था दुआर इस्लाकृतियों के बारे में। ठीक है। तो दुआर इस्लाकृतियों का उपयोग टी प्लांटेशन के लिए किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो ढलान है वो मंद होती है, स्टीप ढलान नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पे वर्ष पर मृदु बारिश होती रहती है। ठीक है। जो ड्रिजल फॉर्म में। और उसके बाद में यहाँ पे जो एग्रीकल जो सॉरी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो जलोढ़ टाइप की है। ठीक है। तो ये सारी कंडीशन की वजह से यहाँ पे न तो एक्सट्रीम विंटर होती है और ना ही एक्सट्रीम एक्सट्रीम समर सीजन होती है। ठीक है। तो इस वजह से ये सारी फेवरेबल कंडीशन है टी प्लांटेशन के लिए। तो दुआर इस्लाकृतियों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था 11th क्लास के एनसीईआरटी के बारे में। नेक्स्ट है विस्तृत वाणिज्यिक
विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब इसके बारे में है कि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मध्य अक्षांश का मतलब है 23 डिग्री, 23 डिग्री के ऊपर वाले ऊपरी अक्षांश, जैसे 23, 30, 35 इस टाइप के जो रीजन है यहाँ पर। और शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश कौन से हैं? जो जो कोस्टल एरिया है वहां से दूर थोड़े आंतरिक भागों में। ठीक है। तो इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ। ठीक है। ये अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है। इस खेती में खेतों का आकार बहुत छोटा होता है। से पहले सॉरी खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही है, ये है कि खेत जोतने से, कहने मतलब शुरुआत एग्रीकल्चर का प्रोसेस शुरू होने से एंड तक यहाँ पे सारा काम मशीनों से होता है। ठीक है। चित्र 5.11 यही है, मशीन कृत अनाज कृषि। इसमें इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जब चावल प्रधान कृषि पढ़ा था तो ये सिचुएशन उल्टी थी वहाँ पे। उल्टी क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे जो लैंड था वो कम था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का कंपेयर करें, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि और चावल प्रधान जो गहन कृषि थी उसको हम दोनों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 हेक्टर जमीन है, ये दोनों लैंड समान है, और इस वाले लैंड में चावल का प्रोडक्शन हो रहा है और इस वाले रीजन में गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये होगी कि चावल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। 1 हेक्टर में मान लेते हैं 10 क्विंटल चावल का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल मेंबर थे वर्क करने वाले वो 6 थे। लेकिन 1 हेक्टर भी जो जमीन थी वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन किया गया और यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ 5 क्विंटल, और यहाँ पे व्यक्ति कितने थे? 2। ठीक है। अब यहाँ पे प्रति इकाई उत्पादन तो चावल वाले रीजन में ज्यादा हुआ है, उसकी तुलना में गेहूं वाले रीजन में प्रति इकाई उत्पादन कम हुआ है, आधा हुआ है। यहाँ पे 10 हुआ था, यहाँ पे 5 हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो चावल प्रधान कृषि है, वहां पर व्यक्तियों की संख्या 6 थी। ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो बंटवारा था वो प्रत्येक मेंबर को कम मिला एज कम्पेयर टू गेहूं वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति थे। ठीक है। तो 2 व्यक्ति थे और प्रति इकाई उत्पादन कम होने के बावजूद भी व्यक्तियों की संख्या कम थी। ठीक है। उसकी उसके कारण यहाँ पे जो प्रति इकाई उत्पादन है वो अधिक हुआ है। ठीक है। सॉरी, प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो अधिक हुआ है। ठीक है। तो चावल प्रधान क्षेत्र में क्या होता है? प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। वहीं दूसरी तरफ जो विस्तृत और वाणिज्यिक अनाज कृषि है वहां पर प्रति इकाई उत्पादन तो कम होता है लेकिन वहां पे प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होता है। ये बेसिकली दो मेन डिफरेंस है, उनको आपको पता करना, याद रखना है ये चीजें। ठीक है। फैक्चुअल चीजें हैं जिसमें जो प्रति इकाई उत्पादन कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे मशीन कृत जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स है उनका प्रयोग किया जाता है, तो मशीनों से भी आसानी से उपयोग जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उनको कर लिया जाता है। जैसे कंबाइन क्रू एक दिन में कई हेक्टर भूमि का अनाज काटने में सक्षम होता है। ठीक है। जबकि जो व्यक्ति होते हैं चावल प्रधान क्षेत्र में वहां पे सिर्फ 1 हेक्टर लैंड में जो चावल है उसकी फसल को काटने के लिए 5 से 6 दिन लगाते हैं और एक दिन में 6 6 व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है। तो इसका मेन कारण यही है। ठीक है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है। ये यहाँ पे इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अमेरिका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान है। ठीक है। तो यहाँ पे ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है एक्चुअली में। ठीक है। यहाँ पे जो प्रेरीज है, ठीक है, यूरोप का, सॉरी यूरोप का स्टेपीज, यहाँ पे ये स्टेपी है। और उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज रीजन। ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका में हमने पढ़ा था जो अर्जेंटीना का पंपाज, और दक्षिणी जो अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्स, और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। ठीक है। कैंटरबरी, सॉरी,
कैंटरबरी। तो आपको ये मैप याद रखना है और इसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लेंगे। ठीक है, चार ऑप्शन इधर दे देंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास वाले रीजन के, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका, और आपको सामने मैच ऑफ द फॉलोइंग में चार लोकेशन दे देंगे, तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करवाएंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछते हैं। और विशेषकर कैंटरबरी याद रखना है। ठीक है, बाकी सब तो ये कॉमन नाम याद हो जाते हैं, लेकिन कैंटरबरी बहुत सारी बुकों में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आपका मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि में कौन कौन से पॉइंट है उसको देखते हैं। कि इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया का कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्णीय अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। अभी ये रीजन कौन कौन से है? 15.14। ठीक है, मिश्रित कृषि क्षेत्र। अब ये एडवांस कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर किया जाता है। फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका है, अर्जेंटीना है, इधर चिली वाला रीजन है, और उत्तरी अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, और मैक्सिको वाला रीजन है, और यूरेशिया का जो रूस वाला पोर्शन, अधिकतर यूरोप का पोर्शन, और उसके बाद में रशिया का पोर्शन। ठीक है, और इधर पूर्वी रीजन, साइबेरिया का पूर्वी पोर्शन। तो ये हमारे सारे क्षेत्र है, वहाँ पे मिश्रित कृषि की जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख होते हैं। अब हमने जीवन निर्वाह कृषि पढ़ा था, उस समय पढ़ा था कि खेतों का आकार छोटा होता है। उसके बाद में हमने रोपण कृषि पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था खेतों का आकार बड़ा होता है। अब हम मिश्रित कृषि पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि खेतों का आकार मध्यम होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगी आपके। कि जीवन निर्वाह कृषि होती है, तो वहाँ पे खेतों का आकार छोटा होता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, पर यूनिट प्रोडक्शन है, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर पढ़ा था, प्रैक्टिस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि खेतों का आकार बड़ा होता है। अब जहाँ पे खेतों का आकार बड़ा होगा, वहाँ पे जो पर यूनिट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम होगी। ठीक है, थोड़ी मिनिमम होगी। मिनिमम का मतलब है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, लैंड ज़्यादा, लैंड एरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन कम है। उसके बाद में मिश्रित कृषि में हमने हमने पढ़ा है कि यहाँ पे मध्यम आकार होता है, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है वो भी मीडियम टाइप का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको याद होनी जरूरी है। इसी बेस पे आजकल अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन का मतलब होता है कि फैक्ट और जो बेसिक है उसको ना पूछकर उसका यूटिलाइजेशन है उसको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों इसमें समान महत्व दिया जाता है। अब मिश्रित कृषि का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के पास साथ में पशुपालन भी किया जाता है। फसलों के साथ में पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर एवं कुक्कुट आय के मुख्य स्रोत होते हैं। सस्यवर्धन एवं अंत फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक सीजन में यहाँ पे इन्होंने चारे की फसल बोई। ठीक है, और दूसरे सीजन में ये गेहूं की फसल बोएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि चारे की फसल बोई और पशुओं को यहाँ पे चारा चराया। ठीक है, तो एक तो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़ी। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ी, उसके बाद में जो पशुओं ने चारा चरा, तो वहाँ पे जो मल्चिंग टाइप की बोलते हैं कि जो मिक्सचर होता है, ठीक है, अपर लेयर होती है सॉइल की, वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। और उसके साथ में पशुपालन होता है, तो वहाँ पे खाद वगैरह की अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो जो गेहूं की फसल होगी उसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहने का मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे गेहूं के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो मृदा की उर्वरता भी बनी रहती है। विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद, हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषक की कुशलता एवं योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो मिश्रित कृषि में ये दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन से रीजन है और उनकी मेन आकार क्या है खेतों का, और इसकी प्रकृति क्या है। मिश्रित कृषि का मतलब है फसल के साथ में पशुपालन भी करना। ठीक है, बेसिक फंडा यही है इसका। ठीक है, और हमने रीजन भी देख लिए हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम डेयरी कृषि के बारे में, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। और अभी 12th के एनसीईआरटी का डिस्कशन चल रहा है। इससे प्रीवियस हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी है जो भारत का भौतिक पर्यावरण
उसको हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है, तो एक बार उसको भी आप ज़रूर गो थ्रू कीजिए, सेशन को देखिए, और उसका लिंक है आपको प्ले लिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथ में वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।